हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी बिलीव इन लव, जिसको लिखा है टेलर सॉफ्ट टेल जी ने, और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 227 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 228 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। इस एकांश के इस कदम से बहुत ज़्यादा हैरान थी। उसने एकांश से पूछा, एकांश ये सब क्या हरकत है? आप कभी बड़े नहीं होने वाले। आज आप मुझे कुछ बताने वाले थे ना, तो ये सब क्या है? एकांश एसटी की बात का जवाब दिया, जैसे तुम कुछ टाइम के लिए अपना रूम बंद रखोगी या फिर मैं इसको भी अपने तरीके से बंद कर दूँ। पेशेंस नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं तुम्हारे अंदर। जस्सी ने आगे कुछ नहीं कहा। अब एकांश जस्सी को उसके कंधों के डायरेक्शन देते हुए अपने साथ ले जा रहा था। जस्सी को सच में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एकांश के मन में चल क्या रहा है, आखिर एकांश करना क्या चाहता है। लेकिन इस समय एकांश से कोई सवाल पूछने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि यस्टी अच्छे से जानती थी वो कितना भी एकांश से पूछने की कोशिश कर ले, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब तो नहीं मिलने वाला जब तक एकांश खुद से उसे ना बता दे। एकांश अब यष्टि को सीढ़ी से नीचे उतार दे स्टडी रूम में ले आया। यष्टि को अंदाज़ा हो चुका था डायरेक्शन के हिसाब से कि वो एकांश के साथ स्टडी रूम की तरफ बढ़ रही है, लेकिन एकांश उसे स्टडी रूम में क्या सरप्राइज़ देने वाला था, ये उसे समझ से बाहर था। एकांश ने यस स्टडी रूम का डोर खोलते हुए यष्टि को अंदर जाने के लिए कहा। यष्टि ने अपने कदम स्टडी रूम में बढ़ाए तो एकांश ने पीछे से डोर लॉक कर दिया। यष्टि ने हैरान होते हुए एकांश से पूछा, अब क्या आपका यहाँ आज रात बिताने का इरादा है? एकांश, आपकी ये फैंटीज़ मेरे सोच से परे है। एकांश ने अब यष्टि के पटर-पटर से परेशान होते हुए कहा, विल यू कीप क्वाइट एंड हैव पेशेंस। आज मैं तुम्हारे उस सवाल का जवाब देने वाला हूँ जिसे तुम न जाने कितने तरीकों से जानने की कोशिश कर चुकी हो। यस्मी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, आपके प्रोफेशन का राज? एकांत जवाब दिया, एग्जैक्टली। अब तुम थोड़ी देर के लिए अपने आप को कंट्रोल में रखो और मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो। एकांश के इस तरह से बोलने पर एकांश से इस तरह से बोलने भर से यष्टि का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। वो ये सोच के अंदर ही अंदर घबरा रही थी, ना जाने अगले पल उसे क्या जानने को मिलने वाला है। वो यही सोच ये वही सच था जिससे यष्टि शादी के बाद से अब तक एकांश से जाना चाहती थी। एकांश यष्टि को आहिस्ता से वहीं टेबल पे सामने डली हुई चेयर पर बैठा दिया, जिसके बाद एक चेयर खींचते वो भी यष्टि के सामने बैठ गया। एकांश यष्टि के हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा, यष्टि, आज तक हमारे ऊपर जितने भी हमले हुए वो सभी हमारी फैमिली दुश्मन की वजह से हुए हैं। अब जब वो शख्स जेल की सलाखों के पीछे है तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ। वो मिस्टर सिंघानिया थे जिन्होंने आज तक वो सभी हमले हमारे परिवार के ऊपर करवाए थे। ये सच तुम मिसेस सिंघानिया के मुँह से ऑलरेडी सुन चुकी हो, लेकिन मेरे परफेक्टली गन चलाने के से लेकर उन हमलों की लिंक मैं तुम समझाता हूँ। जिसने घबराहट से अपने हाथों से कांच के हाथों को टोना शुरू कर दिया था, तो एकांश उसके हाथों को थाम लिया। एकांश ने महसूस कर लिया था कि यष्टि अपने सामने आने वाले सच को लेकर घबरा रही है। जब एकांश उसके दोनों हाथों को अपने होठों पर नज़दीक लाते हुए चूम लिया, एकांश ने यष्टि के कहा, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि सच जानने के बाद तुम्हें राहत मिलेगी। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे गन चलाने का कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। शूटिंग मेरा कॉलेज टाइम से फेवरेट स्पोर्ट था, इसलिए उस दिन मैंने परफेक्शन के साथ उस आदमी को शूट किया था। मेरा उस आदमी को जान से मारने का कोई इरादा नहीं था, मैं सिर्फ उन्हें डराना चाहता था, लेकिन ताकि वो अपने कदम पीछे ले लें, वरना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं होती उस आदमी की टांग की जगह उसके सिर को शूट करना। जैसी ने गहरी सांस लेते हुए हम में जवाब दिया, जिसके बाद एकांश ने आगे बोलना शुरू किया, मेरे भाई और भाभी की डेथ की न्यूज़ सुनने के बाद मैं एकदम शॉक में था। ये तो ऑब्वियस था कि उनके ऊपर गन फायर किया गया था, जिसका मतलब था कि किसी ने उनके मारने की साजिश की थी। मेरे भाई की अचानक से चले जाने के बाद पूरे बिजनेस एम्पायर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ चुकी थी। साथ ही मुझे अपने भाई और भाभी की और डैड के साथ ये सब करने वालों को पकड़ना था, लेकिन उस शख्स तक पहुंचना इतना आसान नहीं होने वाला था मेरे लिए, क्योंकि कभी भी उस शख्स ने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़े थे। लेकिन मैं हार कैसे मान सकता था? मैंने अपने डैड और उसके बाद डैड जैसे अपने बड़े भाई और माँ जैसी भाभी को खो दिया था। यष्टि एकांश की बातों को इमोशन महसूस कर पा रही थी।
जो वो असल में उसके चेहरे को नहीं देख पा रही थी। एसटी ने दोनों हाथों से आगे बढ़ा के एकांश के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। एकांश ने एसटी की ब्लाइंडफोल्ड इसलिए किया था ताकि वो इन सब बातों के दौरान उसके चेहरे पे आए हुए इमोशन को ना देख पाए, जो एकांश कमजोर साइड को उसको उसके सामने प्रेजेंट करे। लेकिन एसटी भी इस बात को समझ चुकी थी कि एकांश ने उसकी आंखों को ब्लाइंडफोल्ड क्यों किया है। एसटी ने एकांश के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, अगर मैं आपके चेहरे के इमोशन देख लूंगी तो आपको मेरी नज़रों की कमज़ोर नहीं बनाएगा, बल्कि आप तो मेरे लिए एक मजबूत चट्टान की तरह हैं जिसने हमेशा सबको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया है। एसटी के मुंह से ये सब बातें सुनने के बाद एकान ने एसटी के ब्लाइंडफोल्ड को हटा दिया। इसके बाद एकान ने आगे बोलना शुरू किया, मैंने कुछ इलीगल काम करने वालों से लिंक बनाए थे, जस्ट टू नो अबाउट दी कल्प्रीट। जैसे जैसे लेकिन जैसे जैसे मैं उसके नज़दीक पहुंचने की कोशिश करता, वैसे वैसे मैं मेरे परिवार पर हार्म होने की कोशिश कर रहा था। उसने दृश्या के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, जिसे मैंने फेल कर दिया था। इसके अलावा उसने श्रेया के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की थी। मेरे ऊपर तो ना जाने कितनी बार उसने अटैक करवाया था, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से मैंने दृश्या को इंडिया से बाहर भेज दिया। श्रेया के साथ सिक्योरिटी होने के पीछे भी यही कारण था। मेरा किसी भी इलीगल काम से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अप्रोच किया था उस शख्स तक पहुंचने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ एक फेयर बिजनेस करने में बिलीव करता हूँ, जैसे मेरे डैड कहते थे। यष्टि ने एकांत से पूछा, तो फिर आपने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? क्या आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं था? एकांत यष्टि के हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा, मुझे तुम्हारे ऊपर अपने आप से ज़्यादा भरोसा है, लेकिन मैं तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी तरह तुम्हारी लाइफ में का सुकून छिन जाए, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाए, तुम्हारे मासूम और साथ साथ झगड़ालू नेचर बदल जाए। तुम ही मेरे हंसने और तुम ही मेरे हंसने की इकलौती वजह बन पाई हो, वरना सच में मैं हंसना ही भूल चुका था। अब एक आखिरी चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये कहते हुए एकांत अपनी जगह से उठा और उसने यष्टि को अपने हाथ में थाम लिया। यष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि इतना कुछ जान लेने के बाद अब उसके जानने का क्या बाकी है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 228 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 229 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। एकांश स्टिक को उसके हाथ से पकड़ते हुए स्टडी रूम के अंदर लगी हुई बुक शेल्फ ही करीब ले आया था, जिसके बाद एकांश ने उस बुक शेल्फ से एक बुक निकाली और अगले ही एक पल वो बुक शेल्फ अपनी जगह से मूव हो गई। स्त्री ने हैरान होते हुए एकांश से कहा, ये सब क्या है? एकांश, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने कोई मूवी चल रही है। एकांश ने स्त्री के हाथ को थामते हुए कहा, ये कोई मूवी नहीं है, ये मेरा एक सीक्रेट कैबिन है। घर के इस कोने में तुमने कभी नहीं देखा होगा। यस्सी ने एकांत से पूछा, ना जाने अभी और क्या क्या है जानने को बाकी मेरे लिए। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज पहली बार इस घर को ध्यान से देख रही हूँ। एकांत ने भी कॉन्फिडेंट टोन में जवाब दिया, मेरी जान, एकांश वालिया की जब तक इच्छा ना हो तब तक उसके अंदर कोई झांक कर देख नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे ऊपर वो सब एप्लीकेबल नहीं होता। तुम्हें तो मैं जितना समझने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारी जासूसी हरकतें उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। अब देखो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया है कि मेरे साथ क्या मजबूरी थी। बाकी ये आखिरी कोना है जो मुझे तुम्हें दिखाना बाकी है। इतना कहते हुए एकांश ने वॉल पर लगे बटन से लाइट को ऑन किया। अब यष्टि का हाथ थाम कर वो अंदर ले गया। यष्टि को तो सच में घर के इस कोने को देख के बेहद हैरान थी। थोड़ी दूर कॉरिडोर में चलने के बाद एक रूम आया जिसे एकांश ने खोला। जस्टी को वो जगह एक हॉन्टेड कॉर्नर जैसी लग रही थी। जस्टी ने एकांश के हाथ को मजबूती से थाम लिया। एकांश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये वही लड़की है जो अकेले गुंडों से लड़ सकती है और पूरी बहादुरी का सामना कर सकती है? अब देखो कैसे डर की वजह से मुझे कैसे चिपक रही है। या फिर कुछ और इरादा है तुम्हारा? अपनी बात पूरी करते हुए एकांश यष्टि को वहीं वॉल हटा कर खड़ा कर दिया। लाइट्स ऑन करने के बाद भी उस कोने में इतनी रोशनी नहीं थी कि यष्टि सब कुछ साफ साफ देख पाती, लेकिन एकांश की नज़दीकियों को वो अंधेरे में महसूस कर पा रही थी। यष्टि को वॉल हटाते हुए एकांश ने उसे दोनों दोनों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद एकांश ने एक हाथ यष्टि की कमर को आहिस्ता से फैला रहा था। यष्टि ने अपने दोनों हाथों से एकांश की शर्ट को उसकी चेस्ट के ऊपर मजबूती से अपनी मुट्ठी बना के लिया था। एकांश अब आहिस्ता से अपने होठों को
के करीब ला रहा था, लेकिन उसके होठों को वो अपने होठों से छूने से पहले ही यष्टि ने सांसें की महसूस करना चाहता था। यष्टि के होठों से निकलने वाली उस गर्म सांसें एकांश के होठों को छू रही थी। एकांश जो उसकी सांसों उसमें हमेशा की तरह ताजगी महसूस हो रही थी। जैसे जैसे एकांश यष्टि के होठों के नजदीक बढ़ रहा था, वैसे वैसे यष्टि की पकड़ एकांश की शर्ट मजबूत होती जा रही थी। एकांश को तो यष्टि की खुशबू को इस समय पागल कर रही थी। यष्टि ने दबी आवाज में एकांश से कहा, एकांश क्या अब हम रूम से चल सकते हैं? एकांश ने यष्टि की कमर को थोड़ा और मजबूत थामते हुए कहा, पता है मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आज मैंने मैंने हमारे बीच की खड़ी हुई वो आखिरी दीवार भी गिरा दी है। अब तुम्हारे पास मैंने कोई वजह नहीं छोड़ी जो तुम्हारे और मेरे इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक सके। इसलिए मुझे डैड बनना है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी ना मेरी इच्छा पूरी? यष्टि ने उस हल्की रोशनी में एक कांच चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामते हुए जवाब दिया, ये सिर्फ आपकी इच्छा नहीं है, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि श्रेया को उसका भाई या फिर बहन मिले, जो मुझे माँ और आपको पापा बुलाए। मैं वो खूबसूरत और दर्द मैं वो खूबसूरत और दर्द भरी 9 महीने जर्नी को महसूस करना चाहती हूँ, जिसके बाद एक औरत को माँ बनने का सुख मिलता है। मैं भी मिस्टर छोटे एकांश वालिया या छोटी वालिया यष्टि वालिया को हमारी इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। यष्टि ने अपनी बात पूरी करते हुए एकांश के दिल को अपने दोनों हाथों से थामते हुए किस कर लिया। यष्टि सच में बहुत खुश थी आज कि एकांश ने आज उस दिन उन दोनों के बीच की उस आखिरी पर्दे को भी गिरा दिया था। एकांश ने अगले ही पल यष्टि के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और उसे अपने साथ खींचते हुए रूम की तरफ ले जाने लगा। यष्टि और एकांश अब अपने रूम में आ चुके थे जब एकांश ने अंदर से रूम को लॉक कर दिया। यष्टि और एकांश के बीच अब दूरियां मिटने लगी थी। एकांश यष्टि को अपनी बाहों में संभालते हुए बेड पर लिटा दिया, जिसके बाद एकांश ने अपनी टाई को लूज करके वहीं फ्लोर पे बेपरवाही से फेंक दिया। जिसके बाद एकांश एक एक करके अपने शर्ट के बटन खोल रहा था। यष्टि सब्र से अपनी दोनों आंखों पर पर्दा करके एकांश को एकदम नीचे ही लेटी हुई थी। अगले पल क्या कुछ होने वाला था यष्टि अच्छे से जानती थी। अब एकांश ने अपनी शर्ट को उतार के वहीं फ्लोर फेंक दिया, जिसके बाद उसने झुकते हुए यष्टि को अपनी गिरफ्त में ले लिया और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे। दोनों ने ये कदम अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उठाया था। अब आगे देखते हैं कि अब आदित्य की उम्मीद टूटेगी अपनी बहन को जिंदा ना पाने की वजह से। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 229 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 229 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।